नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभय और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, पहले हम इसके डिफरेंस समझ लेते हैं कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, मूवमेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बेबी है, वो अभी खड़ा है उसी की जगह पर, है ना, A1 पोजिशन पर। ठीक है, अभी वो उसकी जगह पर खड़ा है। आफ्टर 5 मिनट्स वो क्या होता है, उसी की पोजीशन पर बैठ जाता है। ठीक है, ये वही पोजीशन है उसकी, बस मैंने अलग से उसकी पोस्चर की भैया उसकी जो चेंज्ड पोस्चर है उसको शो करने के लिए अलग साइड बना दिया है। बाकी ये अभी भी A1 पर था पोजीशन पर, ये अभी भी A1 पोजीशन पे। सिर्फ क्या किया, आफ्टर 5 मिनट्स वो पहले खड़ा था, अब क्या हो गया, वो बैठ गया। इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, है ना। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन में क्या होता है, ऐसी मूवमेंट जो उस पर्सन की पोजीशन को भी चेंज कर दे, है ना, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्या हो रहा है, इस एग्जांपल से समझिए। ये बेबी अभी खड़ा था A1 पोजीशन पर, ये बेबी अभी खड़ा था A1 पोजीशन पर। कुछ टाइम के बाद वो चला गया कहाँ पर, A2 पोजीशन पर। या फिर मान लीजिए वो पहले पीछे साइड कहीं खड़ा था, फिर वो आगे आ गया। ठीक है, A2 पोजीशन पर आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट तो अभी भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये डिफरेंस होता है लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट में। यानी कि मूवमेंट तो होगा, चाहे लोकोमोशन होगा या नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट तो होगा। अगर किसी पर्सन ने लोकोमोशन किया है यानी कि मूवमेंट हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मूवमेंट हुआ है तो लोकोमोशन यानी कि उसकी पोजीशन भी चेंज हुई हो। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, all locomotions are movements but all movements are not locomotions, क्योंकि लोकोमोशन के लिए पोजीशन चेंज होना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ जो कि नीट के पेपर में कई बार यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी हैं कि जो हाइड्रा होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, टेंटेकल्स यूज़ करते हैं फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देयर टेंटेकल्स फॉर द लोकोमोशन। क्या यूज़ करते हैं वो, टेंटेकल्स, कौन, हाइड्रा। इसके अलावा जो पैरामेशियम होते हैं वो क्या यूज करते हैं, सीलिया यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, है ना, एंड इन लोकोमोशन एज वेल। पैरामेशियम जो होता है वो, उनमें कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, सीलियरी मूवमेंट, है ना। सीलिया के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है वो उसका मूवमेंट होता है, उसको वो इनगल्फ करते हैं, और उनके लोकोमोशन के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगेन सीलिया। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, पैरामेशियम में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन पैरामेशियम का क्या है, तो सीलिया। हाइड्रा का क्या है, तो टेंटेकल्स। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन से होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी की सेल्स 3 मेन टाइप्स के मूवमेंट्स परफॉर्म कर रही होती हैं दोस्तों। कौन कौन से, एक होते हैं अमीबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी, तीसरा होता है मस्क्यूलर मूवमेंट। दीज 3 मूवमेंट्स, एक्चुअली दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, देखिए, वो ये पूछ लेंगे कि जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो किस में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो WBCs होती हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अमीबॉइड मूवमेंट, तो आंसर उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको टिक क्या करना होगा, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। जबकि सीलियरी मूवमेंट्स किस में देखने को मिलेंगे, सीलियरी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे ट्रेकिया में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसको समझिए, तो इसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। हमारा जो लंग्स होते हैं ना, और उसमें जो कंडक्टिंग जोन होता है, ये ट्रेकिया एंड देन दिस ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो ट्रेकिया, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आती हैं, और इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रेशन होता है उसको ये क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। कौन, ये सीलिया जो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं इसके इनसाइड ल्यूमेन में। तो यहाँ पे ट्रेकिया में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, सीलियरी मूवमेंट। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट फॉर द पैसेज ऑफ ओवा। हम जानते हैं, ये देखिए, ये है यूट्रस, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये होता है यूट्रस। ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरी। यहाँ से क्या बनेगा, ओवम सिक्रीट होगा, जिसको फिम्ब्री क्या करेगी, कैच करेगी। फिर वो क्या होता है, आगे मूव करता है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट, जो पैसेज ऑफ ओवा
है ना, थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये किससे हो पा रहा है? अगेन सीलियरी मूवमेंट्स। कौन सा मूवमेंट? सीलियरी मूवमेंट, वही यहाँ पे दिया हुआ है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन सीलियरी मूवमेंट। एंड द ट्रेकिया, है ना, रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सीलियरी मूवमेंट। नाउ अब देखते हैं मस्क्यूलर मूवमेंट्स किस में देखने को मिलता है। तो जो मस्क्यूलर मूवमेंट्स होता है दोस्तों, वो देखने को मिलेगा हमारी टंग में। जब आप फूड को ले रहे होते हैं तो आप जो इनगल्फ करते हैं, फिर जो वो फूड की मिक्सिंग होती है, इसके अलावा जब हम बोल रहे होते हैं, जो टंग जो मूव कर रही होती है, तो उसमें क्या है मेनली प्रेजेंट है? मसल। तो मस्क्यूलर मूवमेंट किस में देखने को मिलेगा दोस्तों? हमारी टंग में, हमारे जॉ में, जब हम ईट करने का, जब उसको हम च्यूइंग कर रहे होते हैं, इसके अलावा हमारे लिम्स में, है ना, हमारे बॉडी पोस्चर को चेंज करने में और अपनी पोजीशन को चेंज करने में लिम्स ही तो वर्क कर रहे होते हैं। तो इन सभी में क्या देखने को मिलता है दोस्तों? मस्क्यूलर मूवमेंट। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमने डिस्कस करे। अमीबॉइड मूवमेंट जो किस में देखने को मिलेगा? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। सीलियरी मूवमेंट्स जो किस में देखने को मिलेगा? ट्रेकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसके अलावा मस्कुलर मूवमेंट्स किस में देखने को मिलेंगे? लिम्स, जॉस, टंग एक्सेट्रा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं मसल के बारे में, है ना। देखिए मसल को हम डिस्कस करेंगे। मसल में क्या होता है? मसल इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मसल क्या होती है दोस्तों? मेसोडर्मल होती है। हम पढ़ते हैं जैसे कि किससे ओरिजिन होता है? एक्टोडर्म से होता है कि मेसोडर्म से होता है कि एंडोडर्म से होता है? तो दोस्तों मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से। और इट अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 kg का है, तो उसमें 22 से लेकर के 25 kg की तो क्या रहेंगी? अकेली मसल्स रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इट कंट्रीब्यूट्स 40 to 50% ऑफ आवर बॉडी वेट। नाउ इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। आवर मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब इन वर्ड्स को समझिएगा। एक्साइटेबिलिटी में आपको इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। आप अपने एक हैंड से दूसरे हैंड को पिंच कीजिए, और तो अब आपको क्या होगा? मैसेज मिलेगा। वो हैंड से मैसेज कहाँ जा रहा है? ब्रेन तक, है ना। वो स्टिमुलस गेन कर रही होती है हमारी मसल्स। तो इट हैज़ द पावर टू गेन द स्टिमुलस, ओके, टू रिसीव द स्टिमुलस। और जब आप हाथ छोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ रेडनेस भी दिखाई देगी। ठीक है, नाउ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेबिलिटी। इसके अलावा इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हम हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन, यानी कि उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी मसल्स वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन भी कर लेती है, यानी कि उसके अंदर एक और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिसिटी। सो नाउ देयर आर 4 प्रॉपर्टीज विच अवर मसल हैव। नाउ कौन कौन सा? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। नाउ आगे बढ़ते हैं। Based on their location, 3 types of muscles are identified. लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है विसरल मसल एंड तीसरी होती है कार्डियक मसल। इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बनते हैं? हम सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है ना, ये क्या होती हैं? दीज आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स, है ना। ये हमारी बोन्स से अटैच्ड होती है ना, उनके कांटेक्ट में होती है। एंड साथ ही क्या होता है? दीज हैव स्ट्राइटेड मसल्स, है ना। इनके अंदर कुछ स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। और कैसी होती हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। अब वो तो आप समझते ही हैं। देखिए हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएटेड है ना, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उससे एसोसिएटेड है। तो आप अपने हैंड को मूव करा सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, यानी कि हमारी हैंड में, हमारा जो हैंड है या हमारे जो लेग्स हैं, उनमें बोन्स तो हैं ही सही, और बोन्स से एसोसिएटेड कुछ मसल्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हम अपना पूरा हैंड को मूव करवा पा रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मसल, जिनको कहते हैं हम स्केलेटल मसल्स, है ना। तो स्केलेटल मसल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना? इसके अंदर होते हैं, एक तो ये होती है वॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दीज आर स्ट्राइटेड मसल्स एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। जबकि विसरल मसल्स क्या होती है दोस्तों? विसरल मसल्स पे ठीक इसके लगभग उल्टी होती है। क्या होता है? विसरल मसल्स जो होती है दोस्तों, वो होती है इनवॉल्यूंटरी। कैसी होती है? इनवॉल्यूंटरी। एंड दीज आर मेनली प्रेजेंट इन इनर वॉल्स ऑफ
होलो विसरल ऑर्गन्स। जो विसरल मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जबकि स्केलेटल मसल्स किससे एसोसिएटेड थी, हमारी स्केलेटल कंपोनेंट से। एक ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा जो विसरल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मूथ इन अपीयरेंस, यानी कि इनके अंदर कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता। विसरल मसल्स कैसी होती है दोस्तों, स्मूथ इन अपीयरेंस, जबकि स्केलेटल मसल कैसी थी, स्ट्राइएटेड थी। कैसी थी, स्ट्राइएटेड, उनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो विसरल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं। कैसी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फूड खा लिया, लेकिन फूड ईसोफेगस से कहाँ तक जाएगा, आपके स्टमक में भी जाएगा, फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन में भी जाएगा, फिर आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। तो क्या उसमें आप अपनी तरफ से कोई वर्क कर रहे होते हैं, नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और वो वहाँ पे कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट है हमारी ये विसरल मसल्स, जो कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं, ठीक है। और यहीं पर समझ में आया कि ये क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। तो ये हमारा एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या थी हमारी, स्केलेटल मसल्स थी वॉल्यूंटरी इन नेचर, जबकि विसरल मसल्स क्या हो गई, इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। क्लियर है। अब एक और मसल्स हमने जो देखी थी वो थी कार्डियक मसल्स। दोस्तों कार्डियक मसल ना, इसके अंदर एक यूनिक फीचर जो होता है, पहले वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कार्डियक मसल सिंपल सी बातें कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारी हार्ट में। हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं वो मसल्स कौन सी होंगी, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में जो सबसे यूनिक फीचर है, जो सिर्फ कार्डियक के पास ही है ना, हमारे कार्डियम के पास ही है, वो क्या है, ब्रांचिंग पैटर्न में होती है, ठीक है। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, यहाँ पे ऐसी ब्रांचिंग पैटर्न में होती हैं। कैसी होती हैं, ऐसी ब्रांचिंग पैटर्न में, ठीक है, लाइक दिस, ऐसी ब्रांचिंग पैटर्न में प्रेजेंट होती है हमारी मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये एक यूनिक फीचर है जो ना स्केलेटल मसल में था, ना हमारी स्मूथ मसल्स में, यानी कि विसरल मसल्स में था, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स है ब्रांचिंग पैटर्न दोस्तों। इसके अलावा दीज मसल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड। मैं मानता हूं कि हमारी कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती हैं, क्योंकि हार्ट को क्या हम हमारी इच्छा से पंप करवा रहे हैं क्या, नहीं, वो अपना काम खुद कर रहा है। यानी कि कार्डियक मसल्स कैसी हैं, इनवॉल्यूंटरी हैं, ठीक है। और यूनिक फीचर में क्या देखा कि ब्रांचिंग पैटर्न में प्रेजेंट है, फिर भी क्या प्रेजेंट होती है, इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। भले ही इनवॉल्यूंटरी है, लेकिन क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। क्लियर है। बाकी हमने जो यहाँ पर देखा था ना कि जो स्मूथ मसल्स हैं, जो विसरल मसल्स हैं, वो स्मूथ हैं और इनवॉल्यूंटरी हैं, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी। जबकि कार्डियक मसल्स क्या है, स्ट्राइएटेड है और इनवॉल्यूंटरी है। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स को हम डिस्कस करेंगे अब। लेट अस एग्जामाइन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड ऑफ अ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है ना दोस्तों, ये कुछ मसल बंडल्स से बनी होती हैं। इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपकी लिम्स की मसल है, ठीक है। मान लीजिए आपकी फोर लिम या कि ये आपकी बाइसेप्स की मसल से मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो मसल है ना, ये मसल का टुकड़ा हमने लिया। अब इसको समझिए, ये जो मसल है ना, इसके अंदर कई सारे ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। ये बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, ये चौथा बंडल, ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के। वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है, ये हो गई दोस्तों हमारी मसल, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ मसल बंडल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल बंडल्स। ये एक मसल बंडल है, ये दूसरा मसल बंडल, ये तीसरा मसल बंडल, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे कई सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज मसल बंडल्स आर कॉल्ड फेसिकल। क्या बोलते हैं इनको हम, फेसिकल। और जैसा कि मैंने कहा मसल बंडल हैं, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे मसल फाइबर्स। बंडल मतलब क्या है, बंच ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ना, इस मसल बंडल के अंदर, ये क्या है, मसल फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स। और कई सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल बंडल में, ये यहाँ पर बताया गया है। अब लाइन पर आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल मेड ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स,
ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, और हर एक मसल बंडल में क्या प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा फेसिकल है, इसके अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। नाउ ईच मसल फाइबर has the presence of large number of parallelly arranged filaments which are called myofilaments। अभी जो मसल फाइबर हमने डिस्कस किया था ना, हर एक मसल फाइबर में कई सारे ऐसे पैरेलली, देखिए यहाँ पर मैंने एक मसल फाइबर लिया, ठीक है। पहले हमने फेसिकल डिस्कस किया है ना, मसल का एक बंच, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें देखा कि अलग अलग मसल फाइबर हैं। अब एक मसल फाइबर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है ये, और इस एक मसल फाइबर में भी कई सारे ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, क्या, मायोफिलामेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफिलामेंट्स। एंड दीज मायोफिलामेंट्स एक्चुअली, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ डार्क बैंड प्रेजेंट होता है और कुछ लाइट बैंड, ऐसे अल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड, फिर क्या हुआ, ये डार्क बैंड आ गया, एंड अगेन ये जो वाइट्स मैंने शो किया इट इज़ लाइट बैंड। इसको और अपन ऐसे देख लेते हैं, ये देखिए, ये क्या है, लाइट बैंड, फिर ये क्या आ गया, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। इस तरह से अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मसल फाइबर में जो प्रेजेंट है ये मायोफिलामेंट्स, इन मायोफिलामेंट्स में क्या होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली। जो लाइट बैंड होता है उसको हम कहते हैं आई बैंड, और जो डार्क बैंड होता है उसको हम कहते हैं ए बैंड। यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड को हमने कहा आई बैंड, और एन आइसोट्रोपिक बैंड को हमने कहा ए बैंड, ठीक है। जो आइसोट्रोपिक बैंड होता है यानी कि लाइट बैंड, इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा प्रोटीन, वो होता है एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, तो एक्टिन प्रोटीन ना, यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड में कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन। जबकि एन आइसोट्रोपिक यानी कि ये ए बैंड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा, मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा मत कर देना कि ये ए बैंड में एक्टिन प्रोटीन, नहीं, आई बैंड में क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिन प्रोटीन, जबकि ए बैंड में क्या होगा हमारा, मायोसिन प्रोटीन। क्लियर है। और ये अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें अल्टरनेटली क्या देखने को मिलता है, लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड फिर डार्क बैंड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब पहले इनकी लाइंस अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो मसल फाइबर होता है ना, ये मसल फाइबर हमने यहाँ पे बना रखा है, ये नीचे ये मसल फाइबर, ये लाइन होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा। ये भी क्वेश्चन आता है कि द मसल फाइबर विच इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट। तो ऐसे 4 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको कंफ्यूजन के लिए एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऑप्शन में आता है, लेकिन आंसर क्या जाएगा, सार्कोलेमा। क्या आंसर जाएगा, सार्कोलेमा। द मसल फाइबर विच इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। आगे बढ़ते हैं, ईच मसल फाइबर इज अ सिंसाइशियम। हर एक मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंसाइशियम, ठीक है। इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, है ना। ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, ऐसे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पैरेलली। और उन मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल, है ना, मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल एक ही होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर is the presence of large number of parallelly arranged filaments which are called myofilaments या myofibrils. Now each myofibril has alternate dark and light bands on it. The striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins. देखिए मैंने कहा था ना, 2 important proteins की वजह से striated यहाँ पे देखने को मिलता है, एक होता है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा होता है मायोसिन प्रोटीन। The light band contains actin and is called I band या isotropic band, whereas the dark band called A band or anisotropic band which contains myosin protein. कौन सा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, एक्टिन फिलामेंट्स क्या होंगे, थिनर होते हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। डेट्स वाई एक्टिन फिलामेंट को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट को हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये एक फिलामेंट है, ठीक है, मायोफिलामेंट, ये ऐसे प्रेजेंट है। अब इसमें कुछ पार्ट जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्टिन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, ठीक है, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। ये पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हर एक मायोफिलामेंट में, ठीक है।
इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये सारे मायोफिलामेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पैरेलली कैसे प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये एक मायोफिलामेंट है, ये दूसरा मायोफिलामेंट, ये तीसरा मायोफिलामेंट, ठीक है। और ये सभी किस में प्रेजेंट है, हमारे मसल फाइबर में। और ये मसल फाइबर्स है ना, ऐसे कई सारे मसल फाइबर्स किस में प्रेजेंट है, हमारे फेसिकल्स में, ठीक है ना, जो हमने डिस्कस किया था। ये एक फेसिकल हो गया, और ये फेसिकल, ऐसे कई सारे फेसिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें, हमारी मसल्स में। ये हम पूरा देख चुके हैं। अच्छा जी, अब आगे अपन बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाली लाइन देखिए, इन द सेंटर of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisects it। क्या लिखा हुआ है, in the center of each eye band there is an elastic fiber called Z line। ये क्या होती है, ये हम समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा the portion of the myofibril between two successive Z lines is considered as functional unit of contraction and it is called sarcomere। है ना, दो सक्सेसिव यानी कि दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, है ना, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये वाली लाइन अपन आगे समझेंगे एक डायग्राम से। देखिए ये डायग्राम आ गया, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक, ओके पहले ये वाला समझते हैं अपन, 2 पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, ये आई बैंड है, ठीक है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली एक्टिन, है ना, एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे ही प्रेजेंट है। इसके बाद जो प्रेजेंट है वो तो यहाँ पे मायोसिन भी है ना, मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रेजेंट है इस वाले पोर्शन में। लेकिन किस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज द आई बैंड, है ना, जो कितना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, दिस इज आई बैंड। नाउ लाइन ये थी कि इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड जेड लाइन, ये है ना, यहाँ पर भी यही है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड जेड लाइन। और दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट, द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, है ना, एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है, ये वाली, है ना, ये भी जेड लाइन है। तो द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इट इज कॉल्ड एक्चुअली सार्कोमियर। क्या बोलते हैं हम इसको दोस्तों, सार्कोमियर, ठीक है। एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसमें समझ में आता है। अब इसको अपन थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली अपने को ये कैसे दिखेगा वो देखते हैं। देखिए ये तो डायग्राम था, अब इसी को इससे आपको कंपेयर करके समझ लेना है। ये क्या हो गया, इट इज द आई बैंड, क्लियर है। नाउ इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड जेड लाइन, ये क्या हो गई, जेड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे ये आई बैंड और सेंटर में क्या हो गई, ये जेड लाइन, क्लियर है। नाउ द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और कौन से पॉइंट थे, एक पॉइंट ये है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, यानी कि अब किसकी बात चल रही है, मायोसिन की। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलेप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन, उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन। यानी कि वापस यहीं पे समझेंगे, क्या लिखा है, द पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलेप्ड बाय एक्टिन प्रोटीन, है ना, तो ये वाला पोर्शन है, एंड इट इज कॉल्ड क्या, एच जोन, दिस इज कॉल्ड एच जोन, क्लियर है। यानी कि मायोसिन, ये जो मायोसिन है ना, ये जो थिक फिलामेंट है, इसका वो वाला पोर्शन जो कि एक्टिन प्रोटीन से कवर नहीं होता, वो वाला पोर्शन क्या है, इतना सा पोर्शन है, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, एच जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन, क्लियर है। ये यहां पर समझेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा आई बैंड, ठीक है, ये वाला आई बैंड हो गया। अब ये वाला कौन सा पोर्शन है, दिस इज ए बैंड, कौन सा ये हो गया, ए बैंड, और ये आई बैंड, ठीक है। यहाँ से भी फिर ये आई बैंड आ जाता है, ठीक है, आई बैंड। अब ये जो ए वाला ए बैंड है, इसमें यहाँ तक तो क्या है, एक्टिन प्रोटीन के फाइबर्स यहाँ तक आते हैं, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन यहाँ तक होता है। और जो मायोसिन वाला पार्ट है वो ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो वही बताया गया है, लाइन क्या थी, द पोर्शन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द एक्टिन प्रोटीन इज कॉल्ड क्या, एच जोन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज द, ये वाला पोर्शन इट इज एच जोन, इट इज ए बैंड, एंड नाउ इट इज, है ना, और ये भी, दीज आर आई बैंड,
यहाँ पे भी ये क्या हो गया, आई बेंड। क्लियर है। और ये क्या है, ये जेड लाइन, और इन जेड लाइन के बीच में क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच इज कॉल्ड सार्कोमियर। और इसमें देखिए एक तो आपको लाइंस याद रखनी है, लाइंस से डायग्राम याद रख लें, या मैं तो कहता हूँ कि इस डायग्राम से आपको लाइंस को याद रखना आसान होगा। तो आप ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ लें, इसको हमेशा याद रखें, ताकि आप कि कोई भी लाइन अगर उस किसी भी लाइन पर क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है। तो देखिए अपन ने दो ही वाले यहाँ पे पढ़े हैं, दो फिलामेंट, एक होता है एक्टिन फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, और एक होता है मायोसिन फिलामेंट विच इज कॉल्ड क्या, थिक फिलामेंट। नाउ द थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स। देखिए एक्टिन फिलामेंट किस किस से बना होता है और मायोसिन फिलामेंट किस किस से बना होता है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, वहीं वहां से भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सीधा अपन चलते हैं डायग्राम पे दोस्तों। ये देखिए डायग्राम, ये वाला जो है ये है एक्टिन का, ये जो है ये है मायोसिन का। तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, वो क्या होता है, 3 प्रोटीन से बना होता है। एक होते हैं फिलामेंटस एफ एक्टिन्स, ठीक है, जो ऐसे स्पाइरली, ठीक है, ऐसी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं एफ एक्टिन्स की, जो ऐसे स्पाइरली क्या होती है, ऐसे कोइल्ड होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, दीज आर एफ एक्टिन। और ये एफ एक्टिन भी किससे बने होते हैं, जी एक्टिन से, है ना। एफ एक्टिन के मोनोमर क्या है यहाँ पे, जी एक्टिन, और ऐसे कई सारे जी एक्टिन मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रैंड किसकी, एफ एक्टिन की, और ऐसी कितनी स्ट्रैंड होती है, 2, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड। तो एक तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एफ एक्टिन, और सेकंड प्रोटीन कौन सा होगा, ट्रोपोमायोसिन विच इज ऑल्सो रन पैरेलल टू दी या क्लोज टू दी एफ एक्टिन। ये भी क्या होती है, इसकी भी 2 स्ट्रैंड्स होंगी, एक स्ट्रैंड ये रही, दूसरी स्ट्रैंड ये वाली रही, ठीक है। तो इस तरह इसकी भी क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 स्ट्रैंड होंगी। और ट्रोपोनिन प्रोटीन एक और होता है, दैट इज द थर्ड प्रोटीन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एट रेगुलर इंटरवल। एक यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है, तीसरा यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, जो बाइंडिंग साइट्स होती है एक्टिन प्रोटीन को, उनको हाइड करके रखता है, कौन, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा प्रोटीन होता है जो बाइंडिंग साइट्स को हाइड करके रखता है एक्टिन की, तो वो आंसर क्या जाएगा, ट्रोपोनिन प्रोटीन, जो क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द रेगुलर इंटरवल्स। एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है। और फिलामेंटस वाले कौन से हैं, एक तो है एफ एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा अब देखते हैं मायोसिन के बारे में। तो जो मायोसिन प्रोटीन होता है, इसके मोनोमर होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन। और ये मेरोमायोसिन क्या होता है, कई सारे मेरोमायोसिन मिलकर के एक पूरा एक मायोसिन फिलामेंट तैयार करते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया आपका मायोसिन फिलामेंट, जिसके अंदर कई सारे क्या प्रेजेंट है, मेरोमायोसिन्स। अब ये मेरोमायोसिन में क्या होता है, इसके भी पार्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया हेड, नाउ इट इज द शॉर्ट आर्म, इट इज द शॉर्ट आर्म, ठीक है, एक पोर्शन तो ये हो गया, एंड दिस इज द टेल, ठीक है। तो नाउ कितने पोर्शन हो गए, हेड विद इन शॉर्ट आर्म एंड अ टेल पोर्शन, दिस इज द टेल पोर्शन। अब आते हैं लाइंस पे कि क्या लाइंस लिखी हुई थी, वो अब समझना आपके लिए आसान होगा। अब देखिए इसी चीज को अपन लाइन टू लाइन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 एफ एक्टिन्स, है ना, 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन्स। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 एफ एक्टिन्स हेलिकली वुंड टू ईच अदर, है ना, ऐसे हेलिकली अपन ने देखा था, 2 एफ एक्टिन से बना होता है ना, ईच एक्टिन फिलामेंट। नाउ ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन्स। कौन से एक्टिन्स, ग्लोबुलर एक्टिन्स, यानी कि जी एक्टिन्स, ये अपन देख चुके हैं। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन which is called tropomyosin also run close to the F actins. Clear है? Now a complex protein troponin is distributed at regular intervals on tropomyosin, and in the resting state a subunit of troponin mask the active binding sites on myosin on actin filaments, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स पे जो एक्टिव साइट्स हैं, है ना, बाइंडिंग साइट्स, उनको कौन हाइड करके रखता है, हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये भी हम देख चुके हैं पूरा, ठीक है। ये वाले आपको चीजें, ये वाली लाइन है यहाँ पर आपको
ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट, अब बात करेंगे मायोसिन फिलामेंट के बारे में। मायोसिन फिलामेंट किसका बना होता है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन एंड मेड अप ऑफ व्हाट? सम मोनोमेरिक प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड क्या? मेरोमायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन फिलामेंट किसका बना होता है? मेरोमायोसिन का बना होता है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, और ये सभी मेरोमायोसिन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक थिक फिलामेंट, एक मायोसिन फिलामेंट तैयार करते हैं। ये मेरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ईच मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से? अ ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म, और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? टेल वाला, है ना, टेल पार्ट। तो अ ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म, ठीक है, एक तो हेड विद अ शॉर्ट आर्म, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा टेल। ओके, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये अगर आपने लेबलिंग से याद रख ली तो आपको बाकी सारी लाइन एनसीईआरटी की वैसे याद रहेंगी, ठीक है। और क्वेश्चन जो आएगा वो लाइंस से कम आएगा, मेन क्वेश्चन आएगा इस चीज से, है ना, इस लेबलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर लाइन से क्वेश्चन आया तो बस ये आएगा कि कौन सा प्रोटीन जो है वो बाइंडिंग साइट्स को हाइड करके रखता है एक्टिन फिलामेंट में, तो आंसर क्या जाएगा? ये ट्रोपोनिन, ठीक है। ऑप्शन में ट्रोपोमायोसिन दिया जाएगा, लेकिन आंसर क्या टिक करना होगा आपको? ट्रोपोनिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है रेगुलर इंटरवल पर, एक यहाँ फिर यहाँ है ना, ऐसे रेगुलरली प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और ये फिलामेंटस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें बस अपन ये डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ से क्वेश्चन कहां से बनेगा। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बन जाएगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, किस थ्योरी पे बेस्ड है? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें कौन स्लाइड कर रहा होता है? तो जो थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट पर क्या कर रहे होते हैं? स्लाइड कर रहे होते हैं। यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स किस पर स्लाइड करेंगे? मायोसिन फिलामेंट पर क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ना ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। यानी कि ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये वहां पे जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट है क्या? पूरी की पूरी मसल, ये मसल है, ठीक है, और ये आपका न्यूरॉन था, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है। अब ये जो हर एक में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फेसिकल्स, ठीक है, ये एक फेसिकल, ये दो फेसिकल, ठीक है, मसल बंडल्स। अब इसमें भी क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर, हर एक में क्या प्रेजेंट होगा? मसल फाइबर। और उस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड व्हाट? आंसर क्या जाएगा? मोटर एंड प्लेट, यूं कहे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बाद इसमें क्या होता है? यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। अब देखिए, एक क्वेश्चन बस यहां से ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस ब्रिज किसे कहते हैं, है ना, क्रॉस ब्रिज किसे कहा जाता है? तो क्रॉस ब्रिज को समझने के लिए ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। होता क्या है, ये वाला जो फिलामेंट है, इट इज मायोसिन फिलामेंट एंड इट इज द एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट का ये जो हेड वाला पार्ट होता है ना, अपन ने देखा था ना, हेड विद अ शॉर्ट आर्म, है ना, शॉर्ट आर्म, है ना, नेक आर्म, एंड इज द टेल पार्ट। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वहां पे एटीपी क्या करेगा? बाइंड करेगा, कर रहा है। अब ये एटीपी का यूज करेगा कौन? ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। जैसा कि ये ब्रेक हो रहा है, एटीपी यूज होगी तो क्या होगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। अब उस एनर्जी जो निकली, उस एनर्जी को यूज करने के लिए क्या करेगा? इसका जो हेड है वो ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। पहले हेड ऐसे डाउन था, अब हेड कैसे आ रहा है? ऊपर की ओर, इस एनर्जी को यूज करके। तो ये क्या करता है? इसका जो हेड वाला पार्ट है वो बाइंड हो जाता है एक्टिन फिलामेंट से, और वो क्या करता है? जैसे ये बाइंड हुआ, नाउ दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज, जिसमें मायोसिन फिलामेंट का ये जो हेड वाला पार्ट है ये किससे जाके बाइंड हो जाता है? अटैच हो जाता है इस एक्टिन फिलामेंट से। और जैसे ये अटैच होगा, ये इसको फिर क्या करता है? ऐसे पुश करता है ना, अंदर की ओर। मान लीजिए ये जेड लाइन है ना, तो इसको अंदर की ओर पुश करेगा।
आ रहा है समझ में? देखिए ये इसमें यहाँ पे बताया गया है, ये कैसा कर रहा है, इसको अंदर की ओर पुश करेगा, ठीक है। और जैसे एनर्जी ये यूज हो गई, फिर क्या होगा, वापस एक नया एटीपी आएगा, फिर से वो क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर एटीपी का यूज होगा, एटीपी यूज करेगा वो, अगेन एनर्जी मिली, फिर वापस से क्रॉस ब्रिज बनेगा, और यही चीज बार बार साइकिल रिपीट होती जाएगी, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। एक्टिन फिलामेंट कहाँ जा रहे हैं, अंदर की ओर। कहाँ जा रहे हैं, अंदर की ओर। और इनको कौन अंदर धकेल रहा है, ये मायोसिन का हेड पार्ट। और क्रॉस ब्रिज किसको कहते हैं, जब ये मायोसिन का हेड पार्ट इस एक्टिन फिलामेंट से क्या हो जाता है, एकदम अटैच हो जाता है और इसको अंदर की ओर पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। पहले क्रॉस ब्रिज बनेगा, उसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, है ना, ये उसको अंदर की ओर पुश करेगा एक्टिन फिलामेंट को। वो यहाँ पे दिया हुआ था इस लाइन में। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. Now, this pulls the attached actin filaments towards the center of A band, है ना, अंदर की ओर पुश करेगा A band के सेंटर की तरफ. The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो सार्कोमियर अपन ने देखा था, दो कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये जेड लाइन के बीच वाला पार्ट दैट इज सार्कोमियर। मुझे एक बात बताइए, जब ये जेड लाइन भी अंदर की ओर आएगी, ये वाली भी अंदर की ओर आएगी, तो जो सार्कोमियर वाला पार्ट है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान। ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर क्या होता है, देर इज शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। क्लियर है? ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कॉन्ट्रेक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जब शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो रही है या ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल क्या होता है, कौन कौन से बैंड रिड्यूस होते हैं और कौन से बैंड ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो देखिए आई बैंड जो होगा वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ए बैंड क्या होता है, रिटेन इट्स लेंथ। ए बैंड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? तो तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, आई बैंड ये भी कैसा होगा, रिड्यूस होगा, और ए बैंड कैसा होगा, एज इट इज होगा। तो शॉर्टनिंग किस किस की हो रही है, सार्कोमियर की हो रही है और आई बैंड की हो रही है, और एज इट इज कौन रह रहा है, तो ए बैंड रह रहा है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस पैराग्राफ से बन सकते हैं। और क्रॉस ब्रिज किसे कहते हैं वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। क्रॉस ब्रिज में क्या होता है, जब ये मायोसिन का हेड वाला पार्ट किससे बाइंड होता है, इस एक्टिन वाले फिलामेंट से जैसे ही बाइंड होगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। और ये क्यों हो पाता है, एटीपी का यूज करता है कौन, हमारा मायोसिन फिलामेंट, और फिर क्रॉस ब्रिज बना के क्या करता है, इस एक्टिन फिलामेंट को अंदर की ओर पुश करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और इसको अपन यहाँ पे समझ भी सकते हैं। वो जो शॉर्टनिंग ऑफ हो रहा था ना सार्कोमियर, क्या होता है, ये आपका मायोसिन वाला पार्ट है। ठीक है, दिस इज द मायोसिन एंड दिस इज द एक्टिन। ये वाला क्या है, एक्टिन। अब जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो ये अंदर की ओर पुश होगा। यहाँ पे भी जब क्रॉस ब्रिज बनेगा ये अंदर की ओर पुश होगा। तो मुझे एक बार बताइए, जो जेड लाइन है वो यहाँ थी, अब वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे भी जेड लाइन जो है वो यहाँ थी, वो भी यहाँ आ जाएगी। तो मुझे एक बार बताइए, जो सार्कोमियर वाला पार्ट है वो शॉर्ट हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, है ना। इसके अलावा क्या हुआ, जो आई बैंड वाला पार्ट है, आई बैंड अभी कितना था, इतना, लेकिन जब जेड लाइन यहाँ तक आ जाएगी तो आई बैंड तो सिर्फ इतना सा रह गया। ठीक है, और ए बैंड कितना है, ए बैंड तो अभी भी यहाँ का यहाँ पे ही है, इतना का इतना पार्ट क्या होगा, ए बैंड। क्लियर है? और ये यहाँ से तो वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस वाले डायग्राम से, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। ओके, दिस इज द रिलैक्स्ड कंडीशन, एक सेकेंड, दिस इज द रिलैक्स कंडीशन। फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा, देखिए जेड लाइन कहाँ आ रही है, जेड लाइन यहाँ थी, जेड लाइन कहाँ थी, यहाँ। जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है जेड लाइन कहाँ पहुँच गई, यहाँ। ठीक है, और जो सार्कोमियर वाला पार्ट है वो भी कैसा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। पहले सार्कोमियर कितना बड़ा था, इतना बड़ा, अब सार्कोमियर कितना रह गया, बस इतना बड़ा। ठीक है, अच्छा, आई बैंड भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना। आई बैंड अब इतना सा रह गया,
पहले आई बैंड इतना सारा था, ठीक है, और ए बैंड तो अभी भी ए सच ही है। देखिए ए बैंड अभी भी वैसा वैसे ही है ना, ये ए बैंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो टाइप्स की मसल्स होती हैं, तो रेड फाइबर्स कौन से होंगे, रेड मसल फाइबर्स कौन से होंगे, जिनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होगा, विच गिव्स इट अ रेडिश अपीयरेंस। इसके अलावा इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या क्या ज्यादा होता है वो समझिए, मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होगा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स ज्यादा होंगे, एटीपी का यूज कहाँ वो ज्यादा कर पाएगा एफिशिएंटली, रेड मसल फाइबर्स। और रेड कलर क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी हाई कंटेंट मायोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, दीज आर कोल्ड। अच्छा, ये जो होते हैं लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं फॉर द एटीपी, है ना, फॉर द यूज ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई दीज आर कोल्ड एरोबिक मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स। और जिन मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है, मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, वो क्या होते हैं, पेल या फिर वाइट फाइबर्स। वो क्या होते हैं, वाइट फाइबर्स। अब देखिए मायोग्लोबिन कंटेंट तो कम है ही सही, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होता है, इनमें कम होता है, एंड दे डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी। क्लियर है। तो देखिए दो टाइप के मसल फाइबर्स अपन ने या फिर पढ़े हैं, क्या होंगे, एक हो गया रेड मसल फाइबर्स, दूसरे हो गए व्हाइट वाले, व्हाइट मसल फाइबर्स।